हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज हम आपके सम्मुख पवन दूतिका के महत्वपूर्ण काव्यांशों की व्याख्या एवं प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एकदम आप मिस मत करिए। अगर आपको इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर पाने हैं तो इस वीडियो को बहुत आराम से हम चलेंगे। एक एक शब्द, एक एक कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। यहाँ से आपके 6 नंबर पक्के, हाँ जी बिल्कुल 6 नंबर पक्के। सीधे हम इसके महत्वपूर्ण काव्यांशों पे विचार करेंगे। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वासना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुखी मालंताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतंगना को। अब यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न किस प्रकार परीक्षा में बनते हैं ये सब कुछ क्लियर किया गया है यहाँ पे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। आप लिखेंगे उत्तर। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक कौन सा शीर्षक है? पवन दूतिका से। कहाँ से लिया गया है? पवन दूतिका। और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध है। क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो सबसे पहले हम देख लेंगे रेखांकित अंश कहाँ से लिया गया है। पहले की 4 पंक्तियों से लिया गया है। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, और होठों की और कमलमुखी क्लांतियों को मिटाना, यानी ये 4 पंक्तियों की हमें व्याख्या करना। आप हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग लिखेंगे उत्तर रेखांकित अंश की व्याख्या। ध्यान दीजिए, यदि एक ही काव्य खंड में 2 जगह रेखांकित अंश दे दे, जैसे कि सपोज डेट पहली वाली पंक्ति दे दी, इसकी व्याख्या करना, और नीचे से अंतिम पंक्ति दे दी, तो आप पहली पंक्ति में लिखेंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। चूंकि यहाँ एक ही दिया है तो आप सीधे लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। स्पष्ट हो गया होगा। अब देखिए कैसे लिखेंगे। हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई पड़े तो इतने वेग से न बहना कि उसके वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त, योजक का चिन्ह रहेगा, अस्त व्यस्त हो जाए, ना नहीं होगा, न होना चाहिए, और उसका शरीर उघड़ जाए अर्थात दिखाई देने लगे। यदि वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे, उसे गोद में लेकर अर्थात उसे चारों ओर से घेर कर उसकी थकान मिटा देना, जिससे उसकी थकान मिट सके, उसकी सूखे होठ और मुरझाया हुआ कमल सदृश्य मुख क्या हो जाए, प्रसन्न हो उठे। ध्यान दीजिए, मैं पवन दूतिका के सभी काव्यांशों की व्याख्या बता चुकी हैं। यदि आप देखे ना हो तो ऊपर आई बटन होगा। आई बटन जैसे ही आप क्लिक करेंगे पवन दूतिका से महत्वपूर्ण काव्यांशों की व्याख्या आपको मिल जाएंगे। उन समस्त पवन दूतिका की व्याख्या मिल जाएगी। अब बिल्कुल परेशान ना हो। यदि आप चाह रहे हैं कि पूरा व्याख्या, सटीक व्याख्या और सही व्याख्या पढ़े, तो आई बटन को आप क्लिक करके पुरानी वीडियो पढ़ सकते हैं। मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगी। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तीसरा प्रश्न क्या है, किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे? तो तीसरा प्रश्न है, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है? उत्तर है, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती है। तो राधा किस प्रकार की राधा है? परोपकारी राधा है। इसलिए इसमें हो जाएगा राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती है। क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है, राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है? जिसका उत्तर है, राधा ने पवन दूतिका को थकी कृषक स्त्री के, उस कृषक स्त्री के ऊपर, कृषक ललना जो दिया है, ललना मतलब क्या होता है? स्त्री। तो कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा, किसके द्वारा? मेघ द्वारा छाया करने को कहा। एक बार हम पुनः काव्यांश पे चलेंगे ताकि आपको
जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाए। कह रहा है, यहाँ से चलेंगे। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आए, होने देना विकृत वासना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी विश्रमित वह गोद ले, श्रांति खोना होठों की और कमल मुखी मलांतियों को मिटाना। आगे, कोई क्लांता कृषक ललना, कृषक यानी किसान की स्त्री। अब स्पष्ट हो गया होगा आपको। आगे हम पुनः चलेंगे अगले प्रश्न पे। एक एक यहाँ जो भी डाउट है सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। अब बिल्कुल परेशान मत होए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कृषक ललना शब्द में कौन सा समास है? कृषक ललना शब्द में कौन सा समास है? तो ध्यान दीजिए, कृषक ललना शब्द में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। गेह शब्द का पर्यायवाची पूछ सकता है। गेह, ऊपर गेह शब्द आया है, गेह शब्द का पर्यायवाची पूछा जा सकता है, अथवा दूसरे वाले पद में होगा गेह शब्द, तो गेह शब्द का भी आपसे पर्यायवाची पूछ सकते हैं। विलोम शब्द पूछा जा सकता है। मैं लगभग प्रश्नों को कवर कर रही हूँ। दूसरा आपके काव्य खंड का यहाँ व्याख्या है। दूसरा का मोस्ट इंपोर्टेंट काव्य खंड, तू देखेगी जलत तन को जा वही वहीं तदगता होने होगी लोने नयन उनकी ज्योति उत्क्रीडकारी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटवी में पहनते हैं फबीले। छूटी काली अलके मुख की कांति को है बढ़ाती, शद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। अभी कैसे कैसे प्रश्न बने ये सब कुछ हम स्पष्ट करेंगे। पहले है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, जिसमें आप ऊपर ही देखे होंगे। मैं पुनः एक बार बैक चल रही हूँ। ऊपर उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि के नाम, तो ये जो भी जहाँ भी प्रश्न बनेगा वहाँ उत्तर क्या होगा? बिल्कुल यही हो जाएगा। उत्तर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो पहला उत्तर आपका क्लियर हो गया। दूसरा उत्तर क्या है इसमें? दूसरा प्रश्न क्या बना? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश का है, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, और यहाँ से कहाँ तक? सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। यानी 4 पंक्तियों की आपकी व्याख्या है। हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, आप रिवर्स करके वीडियो देख लीजिएगा, ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो। बहुत बड़ा वीडियो रहता तो आप परेशान हो जाते हैं। उत्तर देखिए, रेखांकित अंश की अब व्याख्या कीजिए। उत्तर रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग बिल्कुल ऐसे ही आप करेंगे। राधा पवन को समझाते हुए कहती हैं, हे पवन, वहां जाकर तू मेघ के समान शोभा वाले श्री कृष्ण को देखेगी। उनके शरीर की श्यामता या श्यामलता खिले हुए नील कमल के समान, या नील कमल के समान, नीले कमल के समान मोहक है। मेरे प्रियतम कृष्ण कमर में पीला वस्त्र धारण करते हैं। उनके मुख पर लटकी हुई काले बालों की लट उनकी शोभा को और बढ़ा देती है। उनके सुंदर वस्त्रों से उनकी मनोहर शरीर को शोभा अत्यधिक बढ़ रही है। स्पष्ट हो गया होगा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, प्रस्तुत पंक्तियों में राधा पौन दूतिका को किसकी पहचान बताती है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में राधा पौन दूतिका को किसकी पहचान बता रही है? श्री कृष्ण की ही तो पहचान बता रही हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में राधा पौन दूतिका को श्री कृष्ण की पहचान बनाती है, आप लिखेंगे। क्लियर हो गया होगा। अगला है, श्री कृष्ण के नेत्रों की शोभा कैसी है? आप पढ़े हुए नेत्र उत्कीर्ण, अपनी ज्योति उनके नयन, उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। तो नयन का अर्थ क्या होता है? नेत्र ही तो होता है। नेत्र, चक्षु, नेत्र, नयन, आँख, ये सबकी किसकी परिभाषी है? नयन की परिभाषी। क्लियर हो गया। तब हम चौथे नंबर के प्रश्न पे विचार करेंगे। उत्तर है, श्री कृष्ण के सुंदर नेत्र प्रकाश बिखेरते हैं। ज्योति मतलब प्रकाश बिखेरते हैं। क्लियर हो गया होगा। और 5वें नंबर का प्रश्न, इस दूसरे काव्यांश का ये अंतिम प्रश्न है। श्री कृष्ण कटी में कैसा वस्त्र धारण करते? कटी का अर्थ होता है कमर। तो श्री कृष्ण कटिंग नहीं होगा, कटी गौर नहीं होगा, कटी में पीला वस्त्र धारण करते हैं, अथवा पीत वस्त्र धारण करते हैं।
स्पष्ट हो गया होगा। अब देखिए अन्य इसके अलावा क्या क्या प्रश्न बन सकता है, उस पर भी एक बार विचार किया जाए। प्रश्न बन सकता है कि शत वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें आपको अलंकार बताना है। क्या अलंकार? आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसमें कौन सा अलंकार है। मैं ट्रिक भी बताई हूँ अलंकार पहचानने की, अथवा इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कौन सा अलंकार है, तो आपको अलंकार का। अब मुख का दो पर्यायवाची शब्द, मुख का दो पर्यायवाची शब्द भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये आज का आपका होमवर्क है। 2 प्रश्नों का मैं उत्तर आपसे चाह रही हूँ कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। सुधा का अमृत होता है, जैसे सुधा शब्द भी पूछ सकता है, सुधा का क्या है? अमृत होता है। अगला प्रश्न नंबर 3 है, यानी तीसरा काव्यांश आपके सम्मुख है। कोई प्यारा कुसुमे कुम्भला गेह में जो पढ़ाओ। गेह, गेह का पर्यायवाची पूछ रखा है कि एग्जाम में, तो गेह का क्या है? गेह का प्रयोग घर, सदन, किसकी पर्यायवाची है? धाम, ये सब घर की पर्यायवाची यानी गेह की पर्यायवाची है। कोई प्यारा, अब देखिए, कोई प्यारा कुसुमे कुम्भला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पल्ला डाल देना उसी को। यूं देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, मलना हो कमल पग को चूमना चाहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके आगे आप चाहे तो ट्रिपल स्टार, डबल स्टार या 5 स्टार लगा सकते हैं। मेरे तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कैसे कैसे प्रश्न बन सकता है। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, अभी मैं ऊपर बताई हूँ वैसे प्रश्न बन सकता है। अथवा ये भी प्रश्न बन सकता है, उपयुक्त पद्यांश के संदर्भ एवं प्रसंग लिखिए। तो संदर्भ और प्रसंग पे मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप नीचे आप चाहे तो पुराने वाले वीडियोस देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या। नीचे वाली 2 पंक्ति रेखांकित है, तो इन रेखांकित पंक्ति यो देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, मलना हो कमल पग को चूमना चाहती हूँ, रेखांकित अंश की व्याख्या है। तो अब लिखेंगे उत्तर रेखांकित अंश की व्याख्या। हे पवन, कृष्ण के घर पहुंचकर यदि कोई मुरझाया हुआ सुंदर फूल वहां पड़ा मिल जाए, तो उसे श्री कृष्ण के चरणों में डालकर रख देना, या श्री कृष्ण के चरणों के सम्मुख रख देना। इस प्रकार तो उन्हें यह बता देना कि इस फूल की तरह विरह में मुरझाई हुई एक तरुणा आपके कमल के समान कोमल चरणों को चूमना चाहती है। स्पष्ट हो गया होगा। चाहती है, इस प्रकार मुरझाया फूल को देखकर ही शायद मेरी याद आ जाए। किसकी याद? राधा। किसकी याद आ जाए? राधा की याद है। मेरी याद आ जाए, आप कोष्टक में लिखेंगे मेरी याद, अर्थात राधा की याद आ जाए। स्पष्ट हो गया होगा। अब प्रश्न बन रहा है तीसरा, राधा पवन दूतिका, यहाँ दूतिका, पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डाल देने के लिए कह रही है? तो कहाँ कह रही है? राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए उसको श्री कृष्ण के चरणों में, कहाँ? पद चरण में, या इसका पर्यायवाची पूछ सकता है। चरण का तो पद होता है, चरण होता है, पैर होता है, पादप होता है, लाकर डाल देने के लिए कह रही है। पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द भी बनते हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, उसको भी मैं क्लियर करूँगी, वीडियो भी अपलोड करूँगी। मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे की गई है? तो मुरझाए हुए पुष्पों की उपमा राधा से की गई। किससे की गई है? राधा से की गई है। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न क्या बनेगा? श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों को कौन चूमना चाहता है? तो उत्तर होगा श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों को राधा चूमना चाहती है। इसके अलावा क्या क्या प्रश्न बनेंगे एक बार उस पर विचार कर लिया जाए, क्या क्या प्रश्न बनने की संभावना और है। यहाँ से आपके कमल शब्द का पर्यायवाची पूछा जा सकता है, कुसुम शब्द का विलोम शब्द पूछा जा सकता है, अथवा प्रस्तुत पद में या पदखंड में या काव्यांश में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, ये पूछा जा सकता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अधिक लंबा ना हो, इसीलिए यहीं आप लोगों से अब इजाज़त लेना चाहते हैं, वाणी को विराम देना चाहते हैं। बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।